नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेशर। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर का जो है कि कोर्स चलाया जा रहा है और इसका जो चार्जेस है वो है कितना 5000 रुपीज़। और ये जो ऑफ़र है वो 31 दिसंबर तक की जो है कि चलेगा। और जिसमें जो है कि इसमें प्री की भी तैयारी की करवाई जाएगी, मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी और इसमें जो है कि इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। ओके। और यहाँ पर जो है कि राइट साइड कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप इस पे जो है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और यहीं पर जो है कि हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप जो है कि इस नंबर पे जा कर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी और आरक्षक के लिए भी, आरक्षक भर्ती के लिए भी जो है कि यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और जिसमें सभी प्रकार के मैथ्स, साइंस, सारी जीएस जो है वो सारे स्टडी मटेरियल जो है कि आपको उसमें उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है पास्कल, फोर्थ ऑप्शन है अर्ग। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, कौन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ओके, तो इसे कहा जाता है क्या? प्रेशर। ठीक। तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु के सतह के एकांश क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ अ सरफेस होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पास्कल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस प्रकार से परिवर्तित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दाब कम होता है, दाब बढ़ता है, या दाब एक समान रहता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दाब कम होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती हैं। देखिए यहाँ पे, अगर आप अगर आप एक किसी अगर पहाड़ पे अगर रहोगे तो वहाँ का जो प्रेशर होता है ना वो हमेशा कैसा रहता है? लोअर होता है एज कम्पेयर टू द जो ग्राउंड पे। अगर आप नीचे हो, है ना, तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है? हाई होता है। और ऊपर का प्रेशर जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है? लो रहता है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर ऊपर जाते हैं तो कैसा होता है? कम होता है। और अगर आप नीचे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? यहाँ ऊपर रहेगा क्या? ऊपर कम हो जाता है और नीचे कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो पहला है एनोमीटर, सेकंड है गैल्वानोमीटर, थर्ड है बैरोमीटर एंड फोर्थ है हमारा पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बैरोमीटर। वायुमंडलीय जो दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है हमारा बार, और जो 1 बार होता है वो होता है किसके बराबर? 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। ओके, तो चलते चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा बैरोमीटर का जो डायग्राम है वो दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब यह मौसम संबंधी किस सूचना का सूचांक होता है? पाठ्यांक मीन्स रीडिंग। तो इसमें ये बोला है कि जो बैरोमीटर जो है उसका जो रीडिंग है पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो उस टाइम का सिचुएशन बताने कि कब ऐसा होता है। तो वो आंधी को सूचित करता है या फिर वर्षा को सूचित करता है या फिर दिन साफ होने को सूचित करता है या फिर कोई निश्चित नहीं है। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ये कब होता है ऐसा? तो ये दिन साफ होने को सूचित करता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे नीचे जाएगा, है ना, तो वर्षा, ये किसका सूचक होता है? तो वर्षा का सूचक होता है। ठीक, अगर एकाएक नीचे जाएगा तो ये किसका सूचक होगा? तो आंधी का सूचक होगा। ठीक है, द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण दाब प्रेशर किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है द्रव्य के सतह से उस बिंदु की गहराई के, सेकेंड ऑप्शन है द्रव्य के घनत्व के, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण के, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा है दाब का, प्रेशर का, जो कि P बराबर होता है H इंटू D इंटू में G। ये जो G होता है ये होता है ग्रेविटी को शो करता है, जो D होता है वो डेंसिटी को शो करता है, और जो H होता है वो हाइट को शो करता है। इसका मतलब ये कि जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो हाइट पे भी, डेंसिटी पे भी और ग्रेविटी पे भी। तो इसका मतलब ये तीनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है द्रव्य के आयतन पर, मीन्स वॉल्यूम, सेकेंड है द्रव के घनत्व मीन्स डेंसिटी, थर्ड है द्रव्य सतह से उस बिंदु की गहराई, और लास्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं जो है कि आप लोग को ऊपर इसका फॉर्मूला बताई हूँ। P इज इक्वल टू क्या होता है? तो किस पर डिपेंड करेगा? हाइट पे भी डिपेंड करेगा, इंटू D पे डिपेंड करेगा, और साथ ही किस पर डिपेंड करेगा? तो हमारा G पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं पे भी इस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। और ये गहराई बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसका, और ये डेंसिटी यहाँ पर गिवन है और ये डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, द्रव्य के दाब प्रेशर बढ़ने से उसके कथानक बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो बढ़ता है या फिर घटेगा या फिर एक समान रहेगा या फिर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट जो है कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। ठीक है, वहीं अगर गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, अगर आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आयतन बढ़ रहा है ना, अगर आयतन बढ़ रहा है तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होगा? बढ़ेगा। वही अगर हमारा आयतन कम होगा तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्प्लावक बल जिसे कहते हैं क्या बायन फोर्स, ससंजक बल जिसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और असंजक बल जिसे अधेसिव फोर्स कहा जाता है, और श्यान बल जिसे विस्कस फोर्स कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उससे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्या हमारा? बायन फोर्स। ठीक है। और सबसे पहले जो है कि ये जो सर्वप्रथम इसका जो सिद्धांत का जो अध्ययन किया था इन्होंने, इस सिद्धांत का, वो कौन है? तो हमारे आर्किमिडीज द्वारा किया गया था हमारा। ठीक है। और तो चलिए चलते हैं, यहीं पे ही मैं जो है कि आपको ना कोहेसिव फोर्स भी बता देती हूँ, और अधेसिव फोर्स भी क्या होता है, और विस्कस फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है कि मैं यहीं पर डिटेल में बता देती हूँ। तो चलो देखते हैं हम पहले कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? तो एक ऐसा फोर्स होता है जो कि डेवलप होता है किनकी दो के बीच में, डेवलप होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। देखिए कोहेसिव फोर्स मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है लेकिन सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसे बोलते हैं क्या? कोहेसिव फोर्स। ठीक है। सेम अधेसिव फोर्स में भी ये होता है कि फोर्स जो है कि डेवलप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन वो जो है कि डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो है कि अकर होता है। ठीक है। और विस्कस फोर्स क्या होता है? तो ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये रहा हमारा बायन फोर्स, जैसे कि ये शिप है और ये हमारा समुद्र है, और ये जो है कि शिप जो है कि डूबता नहीं है, वो किसकी वजह से है? तो ये बायन फोर्स की वजह से है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लावन के नियम अनुसार लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या फिर निश्चित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? बराबर। तो इससे चलिए समझते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट जितना वेट होगा तो उतना ही हमारा जो है बायन फोर्स होगा जो कि वाटर के थ्रू लगता है, इसीलिए यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी और बायन फोर्स जो है कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। जैसे जो है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी का जो है कि फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है किसके? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर, पैरोमीटर, लेक्टोमीटर, और फिर है लास्ट क्या हमारा? कैलोरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव मीन सरफेस टेंशन का सही सूत्र है? तो पहला इसका ऑप्शन होगा
T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में L। नेक्स्ट ऑप्शन है T इक्वल टू L अपॉन में F। नेक्स्ट ऑप्शन है T इक्वल टू F अपॉन V। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या हमारा, T इज इक्वल टू F अपॉन L। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससंजक बल कोहेसिव फोर्स का मान किसमें किसमें सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले देखना कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सेम मटेरियल के होते हैं। तो उनके बीच का जो फोर्स होता है, सेम मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि सबसे अधिक कब होता है, किसमें होता है। तो इसका जो आंसर होगा राइट ऑप्शन वो होगा हमारा क्या, सॉलिड में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक ही पदार्थ के अणुओं के माध्यम के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजक बल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किस बल या फोर्स के कारण एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर चिपकती है। फर्स्ट ऑप्शन है कोहेसिव फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है अधेसिव फोर्स, और थर्ड ऑप्शन है विस्कस फोर्स, और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या हमारा, अधेसिव फोर्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम अधेसिव फोर्स होता क्या है। तो अधेसिव फोर्स कब जो है कि उत्पन्न होता है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है ना, डिफरेंट मटेरियल है और उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। अब जब उनके बीच में फोर्स डेवलप होगा तो कैसे होंगे, वो एक दूसरे से चिपकेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर कब चिपकती है, कब, कौन सा फोर्स से। इसका राइट आंसर होगा क्या हमारा, एधेसिव फोर्स, क्योंकि एधेसिव फोर्स में ही यही बताता है कि दो अलग जो वस्तु होते हैं, डिफरेंट मटेरियल होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो पहले ही मैंने टिक कर रखा था, इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।